चर्चा जारी रखेंगे और इस वक्त हमारे साथ वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन कमल सेठिया जी इस वक्त वर्चुअल तौर पर जुड़ रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पत्रिका टीवी के इस डिस्कशन में। आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या कुछ रहा है इस पूरे बजट भाषण को देखते हुए। फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर मैं कहूंगा कि ये एक बूस्टर डोज है। पहले दो बजट थे लगभग उसी ढंगे पे चल रहा है जी। हाँ, इस बार जो इसके हम थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है उस पर भी विचार कर लें कि हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोरोना ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारी को बहुत प्रभावित किया है। यदि हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये केवल सरकारी नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको सबसे बड़ा अभी तकलीफ हुई है। दूसरा एजुकेशन का सेक्टर है, उसमें भी पिछले 2 वर्ष से केवल ऑनलाइन एजुकेशन होती रही है और जो वर्चुअल एजुकेशन है या विद्यालय में जाके पढ़ने का जो क्रम था वो टूट गया। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मिस कर रहा हूं इस बजट के अंदर, वो ये है कि एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हर वर्ष डेफिसिट बजट होता ही है जी। और इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो इस वर्ष का फिस्कल डेफिसिट है वो 6.9% ऑफ जीडीपी है। ये थोड़ी सी चिंतनीय बात है और बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने जो 3 पॉइंट बताए थे, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोरोना, इसके कारण मार्केट से लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। एक्चुअली व्यापार में जो एक रोटेशन होना चाहिए, एक जो मोबिलिटी होनी चाहिए, उसे बढ़ा दिया जाए तो हमारे फिस्कल इनफ्लोज बढ़ेंगे। जैसे यदि व्यापार बढ़ेगा तो जीएसटी, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही बढ़ेंगे। दूसरा, जो अभी इंपोर्ट ड्यूटी पे जो प्रतिबंध थे उनके बारे में भी जो प्रावधान किए गए हैं, शायद उससे भी कुछ हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो ट्रेड बैलेंस है वो बेटर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बजट में दिखाई दी है वो है डिजिटलाइजेशन जी। इसमें एक दूसरी यूएसपी की बात आई है, डिजिटल करेंसी की बात आई है, और ये डिजिटल करेंसी की बात अभी बहुत समसामयिक है, क्योंकि एक तरफ जहां क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से अपना विश्वास खो रही है, वहीं पर एक सरकार के द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी है, उस पे लोगों का विश्वास भी होगा, सरलता भी होगी, सरलता भी बढ़ेगी और ये हमें भविष्य में बहुत आगे ले जाएगा। ये एक दूरगामी फैसला है। और एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात हुई है। इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है जी। कमल जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, माफ कीजिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये जो बजट पेश हुआ है, आपका सेक्टर जो है, क्योंकि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा ध्यान देने की बात कही है, फोकस करने की बात कही है, क्या आपको लगता है कि जो आपका बिजनेस सेक्टर है इस पर कुछ इसका असर पड़ेगा? क्योंकि कोरोना काल के दौरान ये काफी सेक्टर हिट हुआ है, क्या आपको लगता है इससे कुछ बूस्ट मिलेगा? इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं आपके बिजनेस सेक्टर के लिए? देखिए, ऐसा डायरेक्ट कोई प्रावधान मुझे नहीं दिखाई देता। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है वो हमारे उपभोक्ताओं के लिए अवश्य लाभकारी है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबको रोड की एक्सेस हो, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन वगैरह सबकी सुविधा मिले। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्ट्रेस है वो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को जरूर फायदा देगा। दूसरी तरफ पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकानों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ये भी आपूर्ति शायद प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजनाएं जिस रूप में इंट्रोड्यूस की गई थी,
उसमें काफी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। इसमें जितने इंसेंटिव पहले थे वो धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं और यहां तक कि जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की दर है वो भी काफी अधिक है। एक रियल एस्टेट के बारे में मैं एक बात आपको आपके जरिए सबके ध्यान में लाना चाहूंगा जी कि हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि एक हाउस, एक संपत्ति, एक मकान एक कमोडिटी है या संपत्ति है। इस पर 5% जीएसटी भी लगता है और स्टैंप ड्यूटी भी राज्य के दरों के अनुसार लगती है। इसमें दोहरी मार है। हम चाहते थे, हमारी मांग थी, नेशनल क्रेडाई के जरिए हमने ये मांग भी रखी थी कि स्टैंप ड्यूटी यदि ली जा रही है तो हमारे यहाँ जीएसटी जो 5% लग रहा है वो हटना चाहिए और यदि जीएसटी लगता भी है तो उसकी इनपुट भी हमें नहीं मिलती है। जी हम एक्चुअली इसमें रियल एस्टेट सेक्टर तो सबसे बड़ा जो है फिस्कल इनफ्लो का जरिया है। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट सेक्टर को कई तरह की यहाँ पर उम्मीदें थी, हालांकि तमाम ये उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। सरकार ने हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने पर फोकस जरूर किया है। यशस्वी जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ये बात जरूर कहेंगे जो कमल जी ने जिक्र किया, फिस्कल डेफिसिट सरकार के लिए काफी चिंता का विषय है और इस फिस्कल डेफिसिट से उभरते हुए 9.2 की जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ की बात यहां पर वित्त मंत्री ने कही है, ये क्या अचीव हो पाएगी आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर चल रही है? देखिए नकुल जी, 2-3 बातें इसमें अपने को देखनी पड़ेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो बिल्कुल आपने सही रेज किया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट, मतलब मैं एक लेमैन के लिए बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट का सीधा सा मतलब ये है कि मेरी जो कमाई है और मैंने जो खर्चा किया उसमें जो डिफरेंस है वो फिस्कल डेफिसिट का घाटा कहलाता है। तो ये जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा इस बार हुआ। अब आप ये देखेंगे कि जो अभी बजट स्पीच के बेसिस पे जो देखा जाए तो उसमें कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हम जीडीपी को इतने लेवल पे अचीव नहीं कर पाएंगे या अगले साल की जो जीडीपी होगी वो हमारी कम हो जाएगी। मुझे जिस तरीके का जो प्रोविजन जो मैंने इनके बजट स्पीच सुना वो फाइन लाइंस जो जब आएंगी तब पता लगेगा। बाकी अभी ये लगता है कि सरकार का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा इनफ्लो जो है, जो फ्लो कैश का है वो बाजार में हो। और ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब तक बाजार में पैसा नहीं आएगा आप चीजों को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी पैसा लेके बाजार में जब निकलता है वो एक सामान खरीदता है तो उससे एक जगह नहीं 25 आदमियों के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। और जो रोटेशन ऑफ मनी है वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। रोटेशन रुक जाता है तो हमने देखा पिछले 1.5-2-3 सालों में जब पैसा रुक गया एकदम से तो सारी हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो बुरी तरीके से शेकन अप हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक जीडीपी अटेनमेंट की बात है इन दी कमिंग फिस्कल ईयर, तो मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से सेग्रीगेशन किया गया है एक खर्चों का, जो आउटफ्लोज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने की बात हो, तो उससे ये लग रहा है कि सरकार का इंटेंशन है कि हम चीजों को आगे लेके जाएं। और जब तक कैश का इनफ्लो हम आगे बढ़ाएंगे नहीं तब तक चीजें हमारे काबू में नहीं आ पाएगी। तो बजट में जो इन्होंने घोषणाएं की हैं उनसे ये समझ में आता है कि हाँ ये एक इंटेंट दिख रहा है और ये आने वाले टाइम में चीजें बेटर होंगी। इसमें हमने को हैविंग सेड दैट अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज का जो इकोनॉमिक सिनारियो है, जैसा कि सिंह साहब ने भी कहा, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, ये सिनारियो वर्ल्ड वाइड सिनारियो ये है। और अनफोर्सीन और अनप्रोटेक्टेबल जो चीजें थी उसकी वजह से ये चीज हुई। तो इसको गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चीजें वाकई रिकवर होंगी और सरकार का इंटेंशन बजट से लग रहा है कि उसको रिकवर करने के लिए वो फास्ट इसकी रिकवरी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कदम उठाए भी हैं। आप ये देखिए कि कस्टम्स ड्यूटी हैं वो बहुत सारे आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन किया गया है और उससे चीजों को जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी नीचे आने की उम्मीद है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, कपड़ा हो, लेदर हो। ये मोटे मोटे आइटम्स हैं जिन पे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो इनकी रेट्स हैं वो कम होगी और जो स्पेंडिंग पावर टुवर्ड्स दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स जो है वो बढ़ेगा और इनफ्लो उससे गेन 100% होगा, ये मेरा मानना है। जी
और ज़रूर इस पर चर्चा हो रही है। जिस तरह का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन सरकार की तरफ से बताया गया है 9.2 के करीब परसेंटेज से ग्रोथ होना एक्सपेक्टेड है। हरीश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बार मैं वापस वीवी सिंह जी से भी यही सवाल पूछना चाहूंगा। वीवी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम यही आपसे भी जानना चाहते हैं कि 9.2% की ग्रोथ रेट सरकार एक्सपेक्ट करके चल रही है, फिस्कल डेफिसिट की भी बात हो रही है। क्या लगता है कि सरकार इस रफ्तार से आगे बढ़ सकेगी? आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी 9.2 की रफ्तार से? नकुल जी, मैं फिर थोड़ा सा आमजन के हिसाब से बताना चाहूँगा कि जिस 9.2% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, या आने वाले साल में हम 8 to 8.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ये अभी भी 19-20 से कम जीडीपी है, क्योंकि पहले हम नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं 2 साल के अंदर। जब आप नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं तो बेस आपका कमजोर है, इसलिए उस पर 9.2% ग्रोथ पा रहे हैं, है कि नहीं? पहली बात ये समझने लगी कि हम इससे खुश नहीं हो, हमारी इकोनॉमी 9% पे ग्रो कर रही है, 8% पे ग्रो कर रही है, बिकॉज ये पुराना 8% नहीं है, ये नेगेटिव ग्रोथ रेट जाने के बाद पॉजिटिव में हम आ रहे हैं। सो आज भी अगर हम जीडीपी की तुलना करते हैं तो 19-20 के आसपास अभी भी शॉर्टफॉल है। दूसरी जो बात आपने की फिस्कल डेफिसिट की, देखिए फिस्कल डेफिसिट सरकार जब करती है तब सरकार का पर्पज ये होता है कि फिस्कल डेफिसिट के 2 हिस्से हैं, एक जिसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप इस बजट में देखते हैं, जो मैंने अभी अपने व्हाट्सएप पे देखा कि सरकार ने इस बार रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, काफी कंट्रोल करके रखा है 2022-23 के लिए। तो जब सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कंट्रोल करके रखती है और फिस्कल डेफिसिट के अगेंस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए अगर मैं फिस्कल डेफिसिट मेरा हाई भी जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं रहती, लेकिन अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे महंगाई और दूसरी समस्याएं बढ़ती हैं। तो इस जो अभी डेटा आया, जो मुझे पास चार्ट देखा मैंने, उसमें सरकार ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब करीब पिछले साल के आसपास ही रखा है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है। और दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो कम है, 15% की बजाय हमारा जब 9% ही है, तो सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन रहता नहीं। हमें 10 खामियां बताएं फिस्कल डेफिसिट की, लेकिन आज के समय में जो परिस्थितियां हैं उसमें ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत रीजनेबल है। जी, बहुत रीजनेबल फिस्कल डेफिसिट है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोरोना काल जाहिर सी बात है अभी भी चल रहा है। हरीश जी, एक बार अब आपके पास लौट कर आना चाहेंगे। महंगाई की बात हो गई है और तमाम तरह के टैक्सेस की बात हो गई है, किसानों की बात कर लेते हैं। कृषि सेक्टर, सरकार का फोकस हर बार बजट पर रहता है। इस बार कुछ घोषणाएं कृषि सेक्टर पर की गई हैं। मोटा अनाज वर्ष यहां पर घोषित किया है और एक बात कही है कि पीपीपी मॉडल यहां इस क्षेत्र के साथ और जोड़कर काम किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल की योजना सरकार की यहां पर बताई गई है। क्या लगता है कि कृषि सेक्टर, जो पिछले वर्ष हमने किसान आंदोलन भी बड़े पैमाने पर देखा था कि किसी तरह से पूंजीपतियों के साथ जुड़ने में किसान राजी नहीं है, किसान इसका विरोध लगातार करते आ रहे हैं, और अब इस बजट में पीपीपी मॉडल की बात कही जा रही है। क्या लगता है कि किसान वर्ग इससे खुश रहेगा? देखिए, सरकार जब भी कोई स्कीम घोषित करती है, जब भी कोई विचार रखती है, चाहे वो किसी भी वर्ग को लेकर के, काश्तकारों को लेकर के भी आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी, उससे पहले भी सरकार ने कहा कि हम जो है किसानों की आय को दुगना कर देंगे। और ये भी बात आई कि किसानों को उनकी न्यूनतम जो प्राइस है, उनकी जो लागत मूल्य है एक तरह से, उसका एक निश्चित प्रतिशत बढ़ा करके हम उनको देंगे। लेकिन ये बातें होती है, ये इनको आप चुनावी एक तरह से जुमला कह सकते हो राजनीतिक दलों का। कहीं भी, चाहे वो कर्ज माफ़ी कर लीजिए, चाहे आप उनको एमएसपी का मूल्य देने की बात कर लीजिए, लेकिन अब अगर सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी में बम्पर खरीद करेंगे, तो जाहिर तौर पे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों को उनकी पैदावार का मूल्य उचित मिलेगा भी सही। क्योंकि जिस जीडीपी की हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी 2 सवाल हमने छोड़ रखे हैं। पहला ये कि कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े, और दूसरा ये कि मानसून जो है वो अनुकूल रहे। अगर दोनों स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही, किसानों को भी, हम जानते हैं कि हमारी जो पैदावार है वो अगर किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाया तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा। और ये एक केवल किसानों के लिए नहीं, हर कॉमन व्यक्ति के लिए ये एक अहम बात है कि आप उसकी जेब में पैसा देंगे
तो बाजार में जाएगा, बाजार में पैसा रोटेट होगा तो आपकी आर्थिक गतिविधियां और आगे बढ़ेंगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें सरकार कैसे कर पाएंगी, ये अब चूंकि बजट की जो डिटेल्स आएंगी उसमें भी पता पड़ेगा। लेकिन ये स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार ये कह रही है कि हम इसको मोटा अनाज वर्ष मनाएंगे, सरकार ये कह रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे, और सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी की रिकॉर्ड खरीद की व्यवस्था भी करेंगे। तो इन पर अमली जामा पहनाया जाए और किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसान के उत्पादन को उसके उत्पाद की प्रसंस्करण यूनिट है वो उसके घर के आसपास, उसके खेत के आसपास ही लगे, तो उसकी जो लागत है वो भी कम पड़ेगी और उसको उसका उचित मूल्य भी मिल पाएगा। ये भी सरकारों को देखना चाहिए। किसानों की लागत कम करने की कवायद की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक तरह से आश्वस्त किया जा रहा है उन्हें कि उनकी आय दोगुनी होने के लिए सरकार फोकस कर रही है, उसके तरफ आगे बढ़ रही है। कमल सेठिया जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपके पास, आप ही के सेक्टर की बात करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर पर। आपने कहा वैसे पहली प्रतिक्रिया में कुछ ज़्यादा यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर को दिया नहीं गया है जो एक्सपेक्टेड आपकी इंडस्ट्री कर रही थी। अब क्या लगता है कि केंद्र सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी वो अगर पूरी नहीं हुई तो आपको लगता है कि अब जो स्टेट का बजट आएगा उससे कुछ रियायत इस सेक्टर को मिल सकती है, कुछ बूस्ट इस सेक्टर को मिल सकता है? रियल एस्टेट की बात की, ये हमारे रियल एस्टेट से सीधे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 300 से अधिक व्यवसाय जुड़े हुए रहते हैं जी। रियल एस्टेट रेवेन्यू देने में भी बहुत अग्रणी है सरकार को और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है जी।